हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। अभी त्रिपुरा काफी गर्म है। बांग्लादेश के कुछ वाकयात दुर्गा पूजा के दौरान हुए और उसके बाद त्रिपुरा में बहुत कुछ हुआ जो कुछ आपके सामने है। मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक वकीलों का डेलीगेशन त्रिपुरा गया, जो लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पर। इन वकीलों में जो 4 नाम हैं वकीलों के, उनमें अंसार इंदौरी एडवोकेट और अमित श्रीवास्तव, मुकेश जी और एहतशाम हाशमी। ये एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पर त्रिपुरा गए थे 3 दिन के लिए। उनकी वापसी हो गई है। उनमें से एक अहम मेंबर अंसार इंदौरी एडवोकेट, आप कोटा राजस्थान में रहते हैं, वापस आए हैं, कल ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त मेरे साथ कोटा से जुड़े हैं अंसार इंदौरी साहब। अंसार इंदौरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड शुक्रिया। को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि त्रिपुरा में आपने क्या कुछ देखा, क्या कैसे हालात हैं वहां के? मुल्क के लोग इंतजार कर रहे हैं ये समझने के लिए कि वहां की सूरत हाल क्या है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपने जो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बात रखने का मौका दिया। देखिए काज़मी साहब, त्रिपुरा का जो मामला है वो जिस तरीके से और जिस तरीके में सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि इतने घर जो है जल गए हैं, इतनी वहां पर लोगों के साथ जो है ज्यादती हो रही है, कैजुअलिटी हो रही है, ये सारी चीजें देख करके हम लोग बड़े बेचैन थे कि यार जाकर के हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए असल में हो क्या रहा है। तो हम लोग वहां गए, लेकिन जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है उतना तो नहीं है। लेकिन सरकार जो सफेद झूठ बोल रही है, सरकार की पुलिस जो सफेद झूठ बोल रही है कि कोई मस्जिद नहीं जलाई गई है, किसी की दुकानों के अंदर जो है आग नहीं लगाई गई है, तो बिल्कुल एक सफेद झूठ है। हम खुद वहां पर गए, हमने दुकानों को देखा जली हुई, हमने मस्जिद को देखा जली हुई, हमने मस्जिद के कुरान को देखा, हमने मस्जिद की जानामाजों को देखा। तो ये सारी चीजें हुई हैं। त्रिपुरा जो है एक भौगोलिक तौर पे हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य है और बिल्कुल बांग्लादेश की बॉर्डर से जो है सटा हुआ है। वहां का एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट की बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से लगी हुई है। तो बहुत से रिश्तेदार जो हैं त्रिपुरा के अंदर रहने वाले, बंगाली हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के रिश्तेदार बांग्लादेश में भी रहते हैं। तो दुर्गा पूजा में जो चीजें बांग्लादेश के अंदर हुई उसके बाद रिएक्शन के तौर पर वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने जो एक कॉल दिया कि हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन में एक रैलियां निकालेंगे, और मुख्तलिफ जो अजला हैं वहां के, वहां पर उन लोगों ने रैलियां मुनक्किद की। उन रैलियों में जहां जहां रैलियां हुई हैं उनमें से कई जगह पर जो है इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, सब ये बीजेपी की जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके लिए जमीन हमवार करते हैं, और वो चीज इन्होंने यहाँ पर भी की। उन लोगों ने जो है ऐसी यहाँ पर जो है वारदातें उसके अंदर की हैं जो सबब बनी त्रिपुरा को पूरे देश में बदनाम करने का और पूरे देश को दुनिया के अंदर बदनाम करने का। अच्छा, आपने ओवरऑल क्या कुछ देखा? अगर जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग, उसमें क्या क्या खास हाइलाइट्स क्या हैं? आप उसमें क्या कुछ कहने जा रहे हैं? देखिए इसमें बड़ी जो बात है वो ये स्पॉन्सर्ड था। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन मानों में था कि जो सूबे का मुख्यमंत्री है उसको 4 दिन पहले ही, यानी 26 तारीख को एक रैली थी बड़ी पानी सागर में, उससे पहले ही जो है, और उससे पहले भी इंटीमेशन जाते रहे, लेकिन 4 दिन पहले एक वफ्द जाकर के मिला जो मुस्लिम तंजीमों का था, जिम्मेदार थे, वो जाकर के मिले और राइटिंग में सीएम को दिया कि इस तरीके की घटनाएं होने के चांसेस हैं, आप इसके ऊपर कुछ अरेंजमेंट कीजिए। स्टेट के सबसे बड़े जो पावर अथॉरिटी है उसके पास जब ये चीज चली गई और उसके बाद भी जो है कुछ अरेंजमेंट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर था। दूसरा ये था, ये साजिशें थी। साजिशें इन मानों में है कि जो इलाका सबसे ज्यादा इफेक्टेड है पानी सागर करके, उस इलाके में जब रैली निकली विश्व हिंदू परिषद की, तो रैलियों में अमूमन हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो किसी भी पार्टी की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, वो रैलियों में झंडे आते हैं, झंडे के साथ में प्लकार्ड आते हैं, तख्तियां लेकर के लोग आते हैं। लेकिन ये रैली ऐसी पहली रैली थी जिसमें जेसीबी मशीन लाई गई थी। जेसीबी मशीन का रैली में क्या काम है?
वो जेसीबी मशीन का असल में मकसद ये था कि उससे उनको दुकानें डेमोलाइज की, और उसकी उन्होंने कोशिश भी की, एक दुकान की तरफ उन्होंने जेसीबी मशीन मूव भी की थी। तो ये प्लान तरीके से था। दूसरा जो अमूमन देखा जाता है, जो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, जो चीजें अभी तक देखी हैं सांप्रदायिक दंगों में जो नुकसान होते हैं उसमें, कि जब जिनका नुकसान होता है और जिनके कॉन्टेक्ट होते हैं, वो बेचारे लोकल जनप्रतिनिधि से लेकर के जो एमएलए हैं उनको फोन करते हैं, एसएचओ को फोन करते हैं, एसपी को फोन करते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है ये। तो वही चीज हमको यहाँ देखने को मिली कि एसपी ने ना उनका फोन उठाया, ना एसएचओ ने फोन उठाया, ना एमएलए ने फोन उठाया। कई मर्तबा फोन करने के बाद जब एक मुस्लिम बीजेपी के लीडर जो थे उस इलाके के, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने उसका फोन उठाया, एमएलए ने, और कहा कि मैं किसी काम से एक मीटिंग में जो है अगरतला आया हुआ हूँ, मैं वहां पर नहीं हूँ, और ये करके फोन काट दिया। तो ये जो एक साजिश के तहत ये सारी चीजें हर जगह होती है, वो साजिश हमको यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा नुकसान का अगर कोई एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट समझा जाए तो प्रॉपर्टीज का कितना नुकसान हुआ होगा, कितना अफेक्टेड है, और कौन कौन से शहर, कौन कौन से इलाके अफेक्टेड? देखिए, कुल मिलाकर के हमारी फाइंडिंग में जो आई हैं वो 12 मस्जिदें जो हैं इसके अंदर टारगेट की गई हैं। 12 मस्जिदों में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको जलाया गया है। बाकी मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ हुई है और जलाने की कोशिश हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो लोग नहीं जला पाए हैं। इसमें 3 शहर हम इसके अंदर देख सकते हैं। एक साउथ त्रिपुरा के अंदर जो है गोमती डिवीजन है, और नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर धर्मनगर एक है, और पानी सागर एक है। यहाँ पर जो मसाजिदें थी उनको टारगेट किया गया और मसाजिदों को जलाया गया। साउथ त्रिपुरा की जो गोमती डिवीजन की मस्जिद है, उस मस्जिद के पूरी तरीके से उसको जला दिया गया, और देर रात को कुछ लोगों ने आकर के उस मस्जिद को जला दिया। उस मस्जिद का जो इतिहास है वो ऐसा है कि एक साहब हैं जिन्होंने वो मस्जिद के लिए जमीन अपनी, जो मकान की बड़ी, उनका बड़ा लंबा चौड़ा मकान था, आगे जमीन बहुत खाली थी, तो उन्होंने जमीन डोनेट कर दी। वहां पर जो है लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना दी। वहां जुमा नहीं होता था, सिर्फ 5 वक्ता नमाज होती थी। तो रात में आकर के उन लोगों ने वो मस्जिद को जला दिया। असल में वहां देखें तो वो मस्जिद ऐसी मस्जिदें नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, पक्की दीवारों की और ऐसी। वो टीन शेड और लकड़ियों से बनी हुई मस्जिद थी, तो वो इमीडिएट जल गई। वहां रखे हुए जो कुरान शरीफ थे और जो किताबें थी, इस्लामी किताबें, वो जल गई। जितनी चीजें थी वो जो इस मस्जिद में पूरी तरीके से जल गई। तो सरकार जो कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो हमारे पास फोटो हैं, हमारे पास वीडियो हैं कि वहां पर मस्जिद जलाई गई। नॉर्थ त्रिपुरा की हम बात करें तो पनीसागर करके जो जगह है, वहां पर सीआरपीएफ ने कुछ सालों पहले कैंप किया था। तो सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए मस्जिद और मंदिर दोनों बनाए थे, जहां पे उन्होंने अपना कैंप बनाया था। 2013 में सीआरपीएफ वहां से चली गई, तो मस्जिद और मंदिर वहां पर अभी हैं। और उस मंदिर में तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि वहां पर एक्टिविटी होती हो या पूजा हो रही हो, लेकिन मस्जिद में हमको जरूर मिला कि वहां पर नमाज हो रही थी। लेकिन जब हम वहां गए तो वो मस्जिद की दीवारें जो हैं, उसका फर्श जो है, उसके पंखे जो हैं, उनको तोड़ा गया था और उसको जलाया गया था। कुरान के जले हुए जो है सिपारे हमको वहां पर मिले, जली हुई कुरान मिली, और सबूत के तौर पर हम उसको दिल्ली लेकर के भी आए हैं। इसके अलावा दुकानें हैं तो 12 के करीब दुकानें टारगेट की गई हैं। बहुत सी दुकानें जो है उसके अंदर जला दी गई हैं। ज्यादा दुकानें पनीसागर के अंदर एक रवा बाजार करके जगह है, उस रवा बाजार में दुकानों को आग के हवाले किया गया है। 3 घर हमारी फेक फंडिंग के अंदर आए हैं जो टारगेट हुए हैं। 3 घरों के ऊपर जो है दंगाइयों ने उस रैली के दौरान जो है हमला किया। इसमें एक घर जो है एक बड़े कारोबारी हैं जो कैलाश शहर में, हम वहां जा नहीं पाए क्योंकि 144 लगा था। तो कैलाश शहर के जो बड़े व्यापारी हैं मन्नान साहब, उनके घर के ऊपर जो है 17 अक्टूबर को ही झंडा लगा दिया गया था, भगवा झंडा। उसके 2-3 दिन के बाद में जो है रात में उनके घर पे अटैक किया। वो घर पे नहीं थे, वो राजधानी अगरतला में थे। उनके बच्चे, 4 साल का बेटा है उनका, और बीवी को जो है अपनी जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। एक मकान जो है टारगेट किया गया पानीसागर के अंदर, वहां पर दंगाई घुस गए और घर के अंदर तोड़फोड़ की, और अलमारी जो थी उस अलमारी को तोड़ करके उसमें से जो भी कीमती चीजें थी वो निकाल ली। घर की जो लेडी वहां पर थी, सायरा बेगम उनका नाम है, उनका जो है गले की चेन और हाथ के कड़े वो उतरवा करके ले गए। उनकी बच्ची थी एक 7-8 साल की, उनकी बेटी का जो है कान का, हाथ का चूड़ा भी वो लोग ले गए। इसमें ये उन लोगों ने बदतमीजी वहां पर ऐसी नहीं की है जैसा हम अमूमन
देखते हैं, उन्होंने उनका मकसद सिर्फ लूट था तो लूट किया और तोड़फोड़ जितना वो कर सकते थे उन्होंने तोड़फोड़ किया। तीसरा घर जो हमारे पास फेक फंडिंग में आया है जिसको निशाना बनाया गया, वो धर्मनगर एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। धर्मनगर के अंदर एक वकील साहब हैं एडवोकेट बासित अली, जो मुसलमानों के केसेस को देखते हैं, तो वो हमेशा हिंदूवादी ताकतों के निशाने पर रहे, टीएमसी के लीडर भी हैं। उनके दामाद का घर जो है, असल में वो घर उनके ही पोजीशन में है, अपनी बेटी को जो है दे रखा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो मस्जिद से सटा हुआ घर था। तो दंगाई जब उस मस्जिद को अटैक करने आए, लेकिन मस्जिद का गेट नहीं खुला तो मस्जिद की खिड़की को तोड़ा, और जस्ट सटा हुआ घर है तो घर के दरवाजे को उन्होंने तोड़ा और घर के अंदर जितना सामान था पूरा उसको तोड़ दिया। और इस तरीके से 3 घर हमारे पास फेक फाइंडिंग में आए हैं, 12 दुकानें आई हैं, और 12 ही मस्जिदें हमारी फेक फाइंडिंग में आई। अच्छा, ये अब रिपोर्ट का आप क्या करेंगे? क्या अदालत में कोई केस डालेंगे? क्या अथॉरिटीज को देंगे? क्या कुछ है आगे प्लान क्या है? देखिए काज़मी साहब, लोकतंत्र का जो है चौथा बड़ा स्तंभ मीडिया होता है। हम ये समझते हैं कि हमने लाकर के रिपोर्ट मीडिया के सामने रख दी, आप लोगों के सामने रख दी। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सरकार के झूठ को आप लोग अच्छी तरीके से बेनकाब करें, पूरी दुनिया में बेनकाब करें और सरकार को इतना प्रेशराइज़ करें कि इसके ऊपर वो एक्शन ले। अगर नहीं लेती है तो हम लोगों को फिर जो है अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देंगे, भारत के चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको रिपोर्ट देंगे, मानवाधिकार आयोग को देंगे, अल्पसंख्यक आयोग जो है उनको देंगे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद हमें मीडिया से है। अगर मीडिया एक अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर पाया इस फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट के बाद, तो मजबूरन हमें अदालत का दरवाजा खटखटा करके जो पीआईएल जो भी होगा लीगल, वो हम लोग इसके अंदर स्टेप लेंगे। अच्छा, कभी क्या इस 3 दिन के दौरे में कहीं कुछ आपको ऐसा लगा कि बहुत ही सेंसिटिव सवाल मैं कर रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं तो शायद आपके लिए कोई खतरा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की हुकूमत है और जिस तरह से आपने बताया कि बजरंग दल और वीएचपी वहाँ काफी एक्टिव हैं, क्या आपको वकील होते हुए भी मुसलमान होना खतरे की बात लगी? बिल्कुल, ये चीज़ मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। एक साहब हैं जिनके यहाँ हम दावत पे गए थे, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया रात को। तो फैक्ट फाइंडिंग करके दूसरा दिन था, फैक्ट फाइंडिंग करके हम लोग करीब देर रात हो गई थी, साढ़े 9-10 बज गए थे। साढ़े 9-10 बजे करीब हम उनके घर पर पहुँचे, खाना-वाना खा कर के 11:30 हो गई थी। वो अगरतला जो राजधानी है उससे 10 किलोमीटर दूर ही उनका घर है, एक कस्बा टाइप है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो जब हम वहाँ पहुँचे, खाना-वाना खा के फ्री हुए, तो अचानक से जो है 15-20 लोग उनके घर में घुस गए। घर मतलब आँगन में घुस गए, आँगन में हम जूते-वूते पहन के रवानगी की तैयारी कर रहे थे और आते ही उन्होंने पूछा, "आप लोग कौन हैं, क्या है?" तो हमने अचानक ऐसा कौन आ गया, कैसे पूछ रहा है, आप कौन है? तो रिएक्शन में हमने पूछा, "आप कौन हैं?" इतना पूछने पर ही वो लोग भड़क गए और हम समझ गए कि इनका इंटेंशन दूसरा है। उसमें 8-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना मुँह ढका हुआ था, बाँधा हुआ था, और जो लोग बात कर रहा था हमसे, जो आदमी, उसके मुँह से स्मेल भी आ रही थी शराब पीने की। तो हिकमतन जो है, मैंने और हमारे जो साथी हैं एहतेशाम हाशमी साहब, हम लोगों ने फिर ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि हम समझ गए ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। तो हमारे साथी एडवोकेट अमित और मुकेश ने उन लोगों से बात की, उनको बताया कि हम हिंदू हैं और हम लोग जो हैं यहाँ इनके यहाँ दावत पर आए थे। इस तरीके से सारी बातें उनको बताई और उनका वो तब भी नहीं माने, क्योंकि अमित जो है उनके दाढ़ी है, तो तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। अमित का आईडी कार्ड कार में रखा हुआ था, हम घर पे थे। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो उसमें वो कहने लगे कि नहीं, विजिटिंग कार्ड तो कोई भी छपवा लेता है। तो कुल मिलाकर के वो एक मकसद लेकर के आए थे और हम सोचते हैं कि ये 2 वकील जो साथी हमारे साथ थे, इनकी वजह से हम बच गए, नहीं तो लिंच जो शब्द 2014 के बाद हम सुनते आ रहे हैं, शायद वो प्रैक्टिकल हमारे साथ उस दिन हो जाता। तो हालात तो बहुत खराब हैं। अच्छा, इसको मैं इस बुनियाद पे भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की दुकानें जली हैं, वो तमाम लोग कह रहे थे कि हम जानते हैं दुकानें किसने जलाई है। क्योंकि अपनी दुकानों को जलता हुआ देख रहे थे, वो जुलूस निकल रहा था तो जुलूस से 500 मीटर दूरी पे खड़े होकर के सभी लोग जो है उस जुलूस को देख रहे थे। अचानक जुलूस में से कुछ लोग निकले, दुकानें जलाने लगे। तो कह रहे हैं, हम सब मैक्सिमम लोगों को जानते हैं दुकानें किसने जलाई हैं, लेकिन डर इतना है कि हम ये इसी इलाके में रहना है, अगर हम उनके नाम लिखा देंगे तो कल को वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं, हमको शारीरिक नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमको और तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये डर है जिस वजह से वो उनका नाम डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं आखिर में मालूम करना चाहूंगा कि ये मिशन जो था लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी, इसमें कौन-कौन ऑर्गेनाइजेशन
किन किन का एक तरह से आपके साथ जुड़ाव था, या आप किस तरह से आपने ये ऑर्गेनाइज किया, क्या हुआ, किस ये खुद टूर जो था फैक्ट फाइंडिंग? देखिए, बेसिकली ये इनिशिएटिव तो लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी का था। यानी मतलब हम इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वकील हैं जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी इस तरीके के आंदोलन और जो भी मामलात होते हैं उसमें हम लोग इंटरवीन करते हैं। लेकिन सब लोग क्योंकि एक्टिव हैं इसलिए किसी ना किसी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो 3 संगठनों से हम लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। मुकेश हमारे जो हैं वो पीयूसीएल से थे और अमित जो हैं हमारे वो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी सीएफडी से थे और मेरा जो है नुमाइंदगी वहाँ पर जो है एनसीएचआरओ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर नुमाइंदगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार इंदौरी साहब, आपने वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन बताई हमारे दर्शकों को। और हमारी बहरहाल ये कोशिश रहती है कि हकीकत ग्राउंड से जो कुछ मिल सके वो लोगों तक पहुंचे, और आपने हिम्मत की और खतरात से भी आप गुजरे। ये बहरहाल बहुत ही अहम काम है, लेकिन असल काम हमारा आपका सभी का मैं समझता हूँ देश में मोहब्बत का पैगाम देना, सबको एक साथ मिला करके चलना। और मुल्क में तरक्की तभी हो सकती है जब कोई एक दूसरे से नफरत ना करे, क्योंकि नफरत की बुनियाद पर मुल्क तरक्की जी। नहीं कर सकता। जो हमारा संविधान है उसमें बहुत साफ सुथरा सब कुछ है। ये वक्त की बात है कि जो सिचुएशन जैसी बन रही है हमें आपको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम बहरहाल इस शुभकामना, इस दुआ के साथ अपनी बात हम खत्म कर रहे हैं कि इस मुल्क को बहरहाल एक साथ रखे और इत्तेहाद रहे, और सभी मजहबों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के करें। आप आखिर में कोई बात अगर खास कहना चाहते हो पैगाम के तौर पर तो आप कहें। नहीं, बस पैगाम के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि त्रिपुरा और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसको नॉर्थ इंडिया बनने से जो है वहाँ के लोग बचाएं। जो डर का माहौल यहाँ के नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है, तो वैसा एक माहौल वहाँ बनाना चाहती है। तो वहाँ के जो अमन पसंद गैर मुस्लिम है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हों और उनको डरने नहीं दें। अगर ये डर वहां पर भी बैठ गया तो वो बॉर्डर स्टेट है। ये बेवकूफ लोग नहीं समझ रहे हैं कि उस बॉर्डर स्टेट के अंदर अगर इस तरीके के मामले हुए तो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। तो वहां के जो गैर मुस्लिम है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के अंदर हिम्मत, हौसला और भाईचारा और प्यार मोहब्बत को पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार इंदौरी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर अगर आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन होगी बाद में हम फिर आपसे बात करेंगे। हमें उम्मीद है जब कि आपका मिशन कामयाब रहे और देश के जो बड़े लोग हैं वो आपकी फैक्ट्स को जो आपने वहां से लाए हैं वो उस पर कुछ कार्रवाई करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।